व्योमकेश बोले, ननी बाला देवी झूठ नहीं बोली। एक जोड़ी बिल्लियाँ, लेकिन सूखी नहीं, गीली बिल्लियाँ। मैंने पूछा, क्या तुम सोचते हो ये प्रभात को नुकसान पहुंचा सकते हैं? व्योमकेश ने कहा, अगर घर की बिल्ली जंगली हो जाए तो वो जंगल की बिल्ली बन जाती है। स्वार्थ के लिए अगर चोट लगे तो ये भी अपने गुण दिखा सकती है। शाम गाढ़ी हो रही थी। सड़क की बत्तियाँ जल गई थी। हम तेजी से घर की ओर बढ़े। अगले दिन सुबह व्योमकेश समाचार पत्र पढ़कर थोड़ी देर इधर उधर घूमे, फिर बोले, काम कुछ नहीं तो चलो अनादि हल्दर से मिलने चलते हैं। भाइयों को देख लिया और छोटे को नहीं देखा, ये ठीक नहीं। मैंने कहा, भाइयों से तो तुम्हें छोटे का पता लेना था, आप छोटे से क्या पूछोगे? व्योमकेश हंसते हुए बोले, कुछ तो दिमाग में आएगा। सुबह लगभग 9:30 बजे हम बाहर निकल पड़े। बौ बाजार के नंबरों की श्रृंखला कोडक से कोंदिक तक फैली थी। हमें सही दिशा का पता नहीं था, बस नंबर देखकर धीरे धीरे शियालदह के ओर बढ़ते गए। थोड़ी दूर जाने पर फुटपाथ पर ही बांटुल सरदार से सामना हो गया। व्योमकेश ने पूछा, क्या बांटुल, ये इलाका भी तुम्हारा है? बांटुल तेल मैल भरे चेहरे के साथ बस हंसा, फिर पलट कर पूछा, आप लोग इस इलाके में क्यों आए, कोई काम है क्या? व्योमकेश बोले, हाँ, 172/2 नंबर बता सकते हो? बाटुल की आंखों में अचानक सतर्क चमक आई। फिर उसने संभलते हुए कहा, 172/2? वही नई इमारत बन रही है, उसके पास ही। हम फिर चल पड़े। थोड़ी दूरी तय करने के बाद पीछे मुड़कर देखा तो बांटुल अभी भी फुटपाथ पर खड़ा एक ही नज़र में टिका हुआ था। मुझे देखकर उसने अपना चेहरा फेर लिया और आगे बढ़ गया। मैंने कहा, अरे व्योमकेश, वो बांटुल। वो बोला, ध्यान दिया, लगता है वह उन्हें जानता है। थोड़ी दूर आगे बढ़ने पर हम नए बने घर के सामने पहुंच गए। चारों ओर ईंट पत्थर की ढेरिया, मिस्त्री काम में व्यस्त थे। एक मंजिल की छत डाल दी गई थी, 2 मंजिला की दीवारें चढ़ाई जा रही थी। सामने ठेकेदार का नाम लिखा विशाल साइन बोर्ड लगा था। ठेकेदार का नाम गुरुदत्त सिंह, संभवतः सिख। घर पार कर एक संकरी ईंट पत्थर की गली आई। गली के उस पार 172/2 नंबर का घर था। 2 मंजिला घर, मुख्य दरवाजे के पास एक संकरी खिड़की, उसके ऊपर उसकी तरह की रेलिंग वाली बालकनी। नीचे दरवाजे पर एक आदमी हुक्का फूंकते बैठे थे। हमें देखकर उन्होंने हुक्का उठाए बिना ही आंखें तिरछी कर हमें देखा। व्योमकेश ने पूछा, क्या ये अनादि हल्दर का घर है? वृद्ध ने हुक्के के मुख से अधरों को खींचते हुए कहा, अनादि हल्दर? मैं क्या जानूं, ये मेरा घर है, नीचे मैं रहता हूँ। व्योमकेश ने विनम्र स्वर में पूछा, और ऊपरी मंजिल पर? वृद्ध ने पहले की तरह ही खींचते हुए कहा, मैं क्या जानूं, खुद देख लो, अनादि हल्दर, जितना है सब। और फिर उसने हुक्के में फिर से अधरों को जोड़ लिया। बुजुर्ग अचानक इतना चिढ़ क्यों गए, समझ में नहीं आया। हम ज़्यादा बातें किए बिना अंदर चले गए। लंबा और चौड़ा एक कमरा था। एक तरफ एक दरवाज़ा था, शायद नीचे की मंजिल का प्रवेश द्वार। दूसरी तरफ एक सीढ़ी ऊपर जा रही थी। हम सोच रहे थे कि सीढ़ी से ऊपर जाए या नहीं, तभी सीढ़ी से दम दम की आवाज़ सुनाई दी। हमने नज़र उठाई और देखा, हाँ, लंबा चौड़ा एक सज्जन आदमी मोड़ से उतर कर आ रहा है। अब अनादि हल्दर के घर के बारे में काफ़ी हद तक सुनिश्चित हो गया कि यह आदमी निश्चित ही ठेकेदार गुरुदत्त सिंह है। उनके पहनावे में मखमली पैंट और गैबर्डीन कोट, बिना दाढ़ी वाले चेहरे और कान दबाए पगड़ी। दोनों हाथ घुमाते हुए वो उतर रहे थे। आंखें चारों ओर घूम रही थी। जब करीब आए तो उनकी दाढ़ी मूंछ से अवरुद्ध कुछ शब्द भी सुनाई दिए। शब्द बंगाली में नहीं थे, लेकिन मतलब समझना मुश्किल नहीं था। बंगाली मेरे पैसे नहीं देंगे, देखेंगे कितने बड़े अनादि हल्दर है, गला दबाकर पैसे लूँगा। मैं भी पंजाबी हूँ, मेरे साथ कोई लड़ाई झगड़ा नहीं चलेगा। सज्जन उत्साहपूर्वक अपने काम की तरफ बढ़े। व्योमकेश ने मेरी ओर देखा, थोड़े मुस्कुराए और धीमी आवाज़ में कहा, अनादि हल्दर लोकप्रिय व्यक्ति नहीं है, चलो देखते हैं। सीढ़ी के ऊपर एक दरवाज़ा था, अंदर की ओर जालीदार। व्योमकेश ने दरवाजे पर जोर से खटखटाया। थोड़ी देर बाद दरवाज़ा थोड़ा खुला और अंदर से एक चेहरा झाँक आया। चेहरा बेतकी मछली जैसा था। लाल लाल आंखें, आंखों के नीचे की पपड़ी ढीली लटक रही थी। ढीली होठों के बीच से नीचे के दांत दिखाई दे रहे थे। रात में ऐसे चेहरे को देखकर क्या करता
कहना मुश्किल है, लेकिन अब मैं एक बार चौंक कर ठहर गया। व्योमकेश ने पूछा, अनादि हलदर? चेहरे पर मुस्कान आई, जबड़े के कई दांत और ज़्यादा दिखने लगे। टूटी फूटी आवाज़ में बेतकी मछली जैसा चेहरा बोला, नहीं, मैं अनादि हलदर नहीं हूँ, मैं केष्ट बाबू हूँ। आप लोग भी लेनदार है? नहीं, हमारे पास अनादि हलदर से एक काम है। इसी समय केष्ट बाबू के पीछे एक तेज़ आवाज़ सुनाई दी, केष्ट बाबू, हटो हटो। केष्ट बाबू ने सिर हिलाया और तुरंत दरवाजे के सामने एक युवक दिखाई दिया। लंबा दुबला चेहरा, लंबी नुकीली ठोड़ी, सिर के कड़े घुंघराले बाल दोनों तरफ ऐसे फैल रहे हैं जैसे पंख। चेहरे पर एक गंभीर भाव था। आप लोग क्या चाहते हैं? हम अनादि हलदर से मिलना चाहते हैं। क्या ज़रूरी है? अनादि हलदर बिना वजह किसी से नहीं मिलते। ज़रूरी है। पास में जो घर बन रहा है शायद वही उनका है, उसके बारे में कुछ जानना है। आप? मैं अनादि हलदर का सचिव हूँ। आप लोग थोड़ी देर बैठिए, मैं उन्हें बता देता हूँ। भीतर आइए। हम सीढ़ी चढ़कर कमरे में दाखिल हुए। युवक कमरे में गया जो खाली था। सिर्फ एक लकड़ी की बेंच थी। हम बेंच पर बैठकर चारों ओर देखने लगे। सीढ़ियों के दरवाजे के अलावा कमरे में और भी कुछ छोटे दरवाजे थे। एक से सामने का बालकनी दिख रही थी, बाकी दो अंदर की ओर जाते थे। कुछ देर इंतजार के बाद देखा कि अंदर का एक दरवाज़ा थोड़ा खुला और एक महिला ने झांका। पहचानने में मुश्किल नहीं, ननी बाला देवी। शायद वो खाना बना रही थी और बाहर लोगों की आवाज़ सुनकर देखने आई थी। हमारी दृष्टि पड़ते ही उनकी आंखें खुली की खुली रह गई। व्योमकेश ने अपनी उंगली होठ पर रखकर उन्हें आश्वस्त किया। ननी बाला धीरे धीरे हट गई। दूसरे दरवाजे से युवक बाहर आया। आइए। युवक का अनुसरण करते हुए हम अंदर दाखिल हुए। उसने एक कमरे का दरवाज़ा खोलकर कहा, इस कमरे में अनादि हलदर है, आप लोग अंदर जाइए। कमरे में प्रवेश करते ही पहली बार कुछ समझ में नहीं आया। कमरे में रोशनी कम थी, फर्नीचर बहुत कम था। केवल एक कोने में चटाई पर एक गद्दा रखा था। गद्दे पर बैठा एक व्यक्ति हमारी ओर देख रहा था। आधे अंधेरे में ऐसा लग रहा था जैसे कोई सांप लपकने के लिए अपनी आंखें सीर कर चुका हो। आंखें अभ्यस्त होने पर समझ में आया कि यही अनादि हलदर है। उनके चेहरे में भतीजों से बहुत मिलती जुलती शक्ल थी। उम्र लगभग 50 साल, मजबूत और कुरूप चेहरे वाले, आंखों में मोटा मोटा मंगोलियन भाव। गले में बैंगनी रंग की छोटी चादर लपेटी हुई थी। हम दरवाजे के पास खड़े रहे। अनादि हलदर हमें ध्यान से देख रहे थे। कुछ समय इसी तरह बीत जाने के बाद व्योमकेश ने खुद बोलना शुरू किया, हम थोड़े काम से आए हैं। ये अजीत कुमार बंदोपाध्याय है। हाल ही में पूर्व बंगाल से आए हैं और कोलकाता में घर खरीद कर रहने की योजना बना रहे हैं। अनादि हलदर अब बोले, हमें बैठने के लिए नहीं बुलाया? अपनी रुखड़ स्वभाव में उन्होंने व्योमकेश से सवाल किया, तुम कौन हो? व्योमकेश की आंखें तेज़ हो गई, लेकिन उन्होंने सहजता से कहा, मैं उनका एजेंट हूँ। पता चला कि आप पास में घर बना रहे हैं, सोचा शायद बिक्री के लिए हो, इसलिए। अनादि हलदर ने कहा, मैं खुद रहने के लिए घर बना रहा हूँ, बेचने के लिए नहीं। व्योमकेश ने कहा, हाँ सही है, लेकिन आप तो व्यापार वाले हैं, लगा कि अगर लाभ हुआ तो बेच सकते हैं। अनादि हलदर बोले, मैं दलाल के माध्यम से व्यापार नहीं करता। फिर उन्होंने कहा, ठीक है, आप अजीत बाबू से बात कर लो, मैं हटता हूँ। व्योमकेश ने शांत रहते हुए कहा, कृपया बुरा मत मानिए, घर बनाने में आपका कितना खर्चा होगा ये बताने में कोई आपत्ति तो नहीं? ये संवाद अनादि हलदर के अत्यधिक रूखे और असभ्य स्वभाव को दिखाता है, लेकिन व्योमकेश पूरी तरह शांत और विनम्र बने हुए हैं। अनादि हलदर की रुखड़ आवाज़ और कर्कश हो गई, बाधा है, न्यापा न्यापा, इन्हें विदा करो, विदा करो। सचिव युवराज, जिसका नाम शायद न्यापा था, दरवाजे पर खड़ा था। तेज आवाज़ में बोला, आइए, चलिए। हमारी मानसिक दबाव की स्थिति में हम बाहर निकल आए। युवराज हमें सीढ़ियों तक ले गया और थोड़ी संकोचपूर्ण नीची आवाज़ में बोला, कृपया बुरा मत मानिए, मालिक का आज मन अच्छा नहीं है। व्योमकेश ने तिरस्कार भरे स्वर में कहा, कोई बात नहीं, चलो अजीत। हम सड़क पर बाहर आ गए। व्योमकेश जितना तिरस्कार दिखा रहा था, अंदर से वह गर्मजोशी से प्रभावित हो गया था। यह उसके चेहरे से स्पष्ट था। कुछ देर चुपचाप चलते रहने के बाद उसने मेरी ओर देखकर हल्की मुस्कान दी और कहा, दो तरह के छोटे लोग होते हैं, असभ्य छोटे लोग और नीच छोटे लोग। नीच लोग सिर्फ दूसरों को नुकसान पहुंचाते हैं, असभ्य लोग अपने ही नुकसान करते हैं।
मैंने पूछा, अनादि हलदर किस श्रेणी के छोटे व्यक्ति है? व्योमकेश ने कहा, दोनों, असभ्य और नीच। उस दिन दोपहर का भोजन करने के बाद थोड़ी झपकी लेने की सोच रहा थे कि दरवाजे की घंटी बजी। दरवाज़ा खोलकर देखा तो ननीबाला देवी खड़ी थी। उनका चेहरा चिंतित था और वे अंदर आ गई। व्योमकेश आराम कुर्सी पर झपकी ले रहे थे, उठकर बैठ गए। ननीबाला बोली, आज जब मैंने आपको उनके घर देखा, मेरा दिल जैसे सूख गया। अगर अनादि हलदर को पता चल गया कि मैं। व्योमकेश ने बीच में ही कहा, बैठिए, अनादि हलदर को जानने की कोई संभावना नहीं है। उनके नए घर के खरीदार बनकर गए थे। अब आप एक बात बताइए, अनादि हलदर किस तरह का आदमी है? सीधे और स्पष्ट बोलिए, छिपाने की कोई ज़रूरत नहीं। ननीबाला कुछ पल व्योमकेश की तरफ देखती रही, फिर जैसे बांध टूट गया हो उन्होंने कहा, मैं आपको क्या बताऊँ व्योमकेश बाबू, ये आदमी बदमाश, आंखों में जान नहीं, चेहरे पर कोई भाव नहीं, उसके मुंह से कोई मीठी बात नहीं निकलती। उसका पैसा उसके हाथों में भी नहीं रहता। पैसे के ढेर है लेकिन हाथ से पानी भी नहीं निकलता। और उसके यहाँ से कोई दया या सम्मान नहीं मिलता। जो कुछ भी है वह सिर्फ अपने लिए। पहले एक ब्राह्मण था, मेरे आने के बाद उसे बाहर निकाल दिया। 1.5 साल में मेरे लिए कुछ भी नहीं छोड़ा। कितनी आसानी से उसने प्रभात को अपना दत्तक पुत्र बना लिया। काश कोई तरीका होता, उसे नष्ट करके पटना वापस लौट आती। इतना कहते ही ननीबाला थक कर जैसे युद्धवीर हो भारी सांस लेने लगी। व्योमकेश ने कहा, तो आप अनुमान लगा चुकी थी प्रभात के साथ उसका व्यवहार कैसा है? ननीबाला थोड़ी रुक कर बोली, प्रभात पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते। वैसे भी प्रभात घर में कितनी देर रहता है? सुबह 8 बजे दुकान के लिए निकल जाता है, दोपहर में आधे घंटे के लिए खाना खाने आता है और फिर रात 9 बजे तक घर लौटता है। बूढ़े के साथ लगभग कभी नहीं मिलता। बूढ़ा दुकान का हिसाब किताब नहीं देखता? नहीं, हिसाब मांगने का क्या मतलब? दुकान तो प्रभात के नाम की है। पहले तो बूढ़ा बहुत अच्छा दिखा। उसने प्रभात से पूछा, क्या काम करेगा? प्रभात ने कहा, मैं किताबों की दुकान चलाऊंगा। बूढ़े ने तुरंत 5,000 रुपये देकर दुकान खोल दी। और नापा कौन है? बूढ़े का सचिव। ननीबाला ने मुंह बनाते हुए कहा, सचिव नहीं, उससे भी ज़्यादा, बाजार का अधिकारी। थोड़ी बहुत अंग्रेज़ी जानता है, इसलिए बूढ़े ने उसे रखा है। बूढ़ा खुद एक शब्द भी अंग्रेज़ी नहीं जानता। व्यापार की सारी बातें वही करता है, पत्र लिखवाता है, साथ ही बाजार का काम, हाथ पांव की देखभाल, सब कुछ नापा करता है। काफ़ी काम का आदमी लगता है। बहुत चालाक आदमी है, अपना काम खुद संभाल लेता है। पढ़ा लिखा है, 2 पन्ने अंग्रेज़ी। समझ में आया कि प्रभात अंग्रेज़ी नहीं जानता और नापा अंग्रेज़ी जानता है, इसीलिए ननीबाला उससे खुश नहीं है। व्योमकेश ने पूछा, और केष्ट बाबू, वे कौन है? कौन है ये कोई नहीं जानता। बूढ़े का कोई रिश्तेदार नहीं, परिवार भी अलग जाति का है। हम आने से पहले से ही रहते हैं। शराबी है, शराब पीते हैं। अच्छा, अपनी कोई रकम पैसा है उन्हें? कुछ नहीं। बूढ़ा जूते कपड़े देता है, लेकिन बाद में तो शराब के पैसे कहाँ से आते हैं? शराब के पैसे भी बूढ़ा देता है। अचंभित करने वाली बात है, आप कह रहे हैं कि उसके हाथ पानी नहीं निकाल सकते। क्या पता व्योमकेश बाबू, मैं कुछ समझ ही नहीं पाती। पता है बूढ़ा उससे डरता है। केष्ट बाबू कभी कभी शराब पीकर गुस्सा दिखाता है, लेकिन बूढ़ा कुछ नहीं कहता। बिल्कुल। व्योमकेश सोच में पड़ गए। ननीबाला उत्सुकता से बोली, पर दूसरी तरफ क्या हुआ व्योमकेश बाबू? क्या आप निमाई निताई को देखने गए? गए थे। वे लोग अच्छे नहीं हैं। छोटा और बड़ा दोनों भाई मुझे बार बार देखते रहे। हरकतें अजीब थी, अंदर तक खतरनाक। ननीबाला डरते स्वर में बोली, तो अब क्या होगा अगर वे प्रभात को? व्योमकेश धीरे स्वर में बोले, वे प्रभात को पसंद नहीं करते और उसके लिए बुरा भी सोच सकते हैं, पर आजकल के इन अराजक दिनों में भी किसी इंसान की हत्या करना आसान काम नहीं है। जब तक किसी के मन में सचमुच हत्या का इरादा न हो, कोई किसी को मारता नहीं। निमाई निताई को देखकर लगता है वे सतर्क किस्म के लोग हैं। वे ऐसे नहीं जो किसी को मारकर बाद में खुद फांसी की रस्सी पर झूल जाए। बात सोचो, अगर अनादि हलदर ने वास्तव में दत्तक पुत्र लेने का मन बना लिया है, तो एक दत्तक पुत्र को मारने से क्या लाभ होगा? एक चला गया तो वह दूसरा ले लेगा और अपनी संपत्ति पर वसीयत कर देगा। ऐसी स्थिति में हत्या ठगाई करना बिल्कुल मूर्खतापूर्ण होगा। बल्कि
ननी बाला चौंक कर आंखें फैलाकर पूछी, बल्कि क्या? व्योमकेश बोले, बल्कि अगर अनादि हलदार के साथ कुछ हो भी जाए तो कई समस्याएं अपने आप हल हो जाती है। ननी बाला कुछ देर चुपचाप सोचने लगी। ऐसा लगा कि उन्होंने इस संभावना के बारे में पहले कभी नहीं सोचा था। फिर उत्सुक होकर बोली, तो क्या फिर प्रभात को किसी तरह का डर नहीं है? आप निश्चिंत रहिए, निमाई और निताई ऐसी बेवकूफ़ी नहीं करेंगे। फिर भी सावधानी कम नहीं करनी चाहिए। मैंने एक योजना बना ली है। मैं उन्हें इस तरह सख्ती से डांटूंगा कि चाहकर भी वे कुछ करने की हिम्मत न करेंगे। क्या क्या योजना बनाई है व्योमकेश बाबू? सब आपको सुनाकर क्या होगा? आप आज घर जाइए। अगर कोई खास खबर होगी तो मुझे बताइए। ननीबाला ने उस समय भावुक होकर व्योमकेश का खूब धन्यवाद किया और चली गई। अनादि हलदर को दोपहर में थोड़ी झपकी लेने की आदत थी और ननीबाला उसी वक्त घर से बाहर निकली थी। अगर बूढ़ा उठकर देख लेता तो एक कारण बताना पड़ता और ननीबाला को मुश्किल में पड़ना पड़ता। फिर मैंने व्योमकेश से पूछा, क्या योजना है? आपने मुझे तो कुछ नहीं बताया। व्योमकेश ने कहा, क्या घर में पोस्ट कार्ड है? है। ठीक है, एक पोस्ट कार्ड ले लो और एक खत लिखो। श्री हरिशरण। लिखने की ज़रूरत नहीं, किसी तरीके के संबोधन की भी ज़रूरत नहीं। लिखो, मैं तुम पर नज़र रख रहा हूँ, बस, और कुछ नहीं। अब निमाई या निताई जिसका भी पता है उसका नाम और पता लिख कर वो पोस्ट कर दो। कुछ दिन बीत गए। ननीबाला फिर नहीं आई। लगता है प्रभात से जुड़ा मामला जड़ में ही सूख गया, यानी शुरुआत में ही थम गया। एक बार बांटुल सरदार से मुलाकात हुई। बांटुल एक रिवॉल्वर बेचने आया था। अगर दाम ठीक होता तो शायद हम ले लेते, लेकिन 600 रुपये देकर मुसीबत खरीदने का हमारा कोई शौक नहीं था। व्योमकेश ने उसे सिगरेट दी और बात घुमाकर पूछा, 172/2 बौ बाजार स्ट्रीट के किसी को जानते हैं क्या? बांटुल, जी हाँ जानता हूँ। अनादि हलदर को जानते हो? जी हाँ। वो भी क्या तुम्हारा ग्राहक है? बांटुल हल्का सा आधी जली सिगरेट बुझाकर जेब में रखी और थोड़ा गंभीर होकर बोला, अनादि हलदर पहले चंदा देता था, लेकिन कुछ महीनों से बंद कर दिया है। अब अगर उसके साथ कुछ अच्छा बुरा हो जाए तो उसकी जिम्मेदारी हमारी नहीं। लेकिन आप लोग उसे कैसे जानते हो? पहले से कोई जान पहचान थी क्या? नहीं, हाल ही में जान पहचान हुई थी। इसके बाद बांटुल ने और कोई जिज्ञासा नहीं दिखाई। बस जाते जाते उसने कहावत सुनाई, जो पानी में रहता है उसे मगरमच्छ से झगड़ा नहीं करना चाहिए सरकार। फिर धीरे धीरे चला गया। काली पूजा का दिन आ पहुंचा। सुबह से ही चारों ओर धमाकों की आवाज़ें गूंज रही थी। समझना मुश्किल था कि ये त्योहार की खुशी की आवाज़ें हैं या युद्ध के नगाड़े। इसलिए हम घर पर ही रहे। शाम होते होते पूरा शहर दीपमालाओं से जगमगा उठा। हर सड़क, हर गली में पटाखों का शोर, फुलझड़ियाँ, अनार, रॉकेट, फानूस और चाइनीज़ बम। लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी थी। कोई पैदल, कोई गाड़ियों में, कोई मोटर में घूम रहा था। ऊपर से सांप्रदायिक दंगे का खतरा मंडरा रहा था, लेकिन किसी को परवाह नहीं थी। सबके मन में बस एक ही ख्याल, हंस लो 2 दिन, जिंदगी कौन जानता है कब बदल जाए। हम घर से बाहर नहीं निकले, खिड़की से ही त्योहार की रौनक देख रहे थे। अगर कोई हमें डरपोक कहकर हंसी उड़ाए तो भी हमें आपत्ति नहीं, लेकिन बलि के बकरे की तरह गले में फूलों की माला पहनकर मूर्खों की तरह नाचने में हमारी सख्त आपत्ति थी। रात गहराने लगी। आधी रात में काली पूजा थी और उत्सव पूरे जोश में चल रहा था। हम भले ही शक्ति के उपासक न हो, बुद्धि के उपासक है, फिर भी माँ काली को नाराज करने का इरादा नहीं था। रात को पुलाव और प्रसाद खाकर सो गए। पर हमें क्या मालूम था, रात बीतने से पहले प्रभात वाला मामला फिर सांप की तरह सिर उठाएगा। ठीक 3:30 बजे मेरी नींद खुली। चारों ओर सन्नाटा। खिड़की से ठंडी हवा आ रही थी। मैं पैरों के पास से चादर खींचकर फिर सोने ही वाला था कि तभी एक भयानक आवाज़ से मेरी नींद पूरी तरह टूट गई। किसी ने ज़ोरदार आवाज़ से दरवाज़ा ठोक दिया। मैं बिस्तर से उठकर बैठ गया और सोचने लगा कि सामने वाला युद्ध का दायरा हमारे दरवाजे तक पहुंच गया है। अब बचने की उम्मीद नहीं। कमरे के कोने में रखी मोटी छड़ी को मजबूती से पकड़कर मैं बिस्तर से बाहर निकला। अगर मरना ही है तो लड़कर मरेंगे। व्योमकेश भी छड़ी लेकर अपने कमरे से बाहर आ चुका था। मुख्य दरवाज़ा मजबूत था, पर ज़्यादा देर टिकने वाला नहीं, अभी फूट कर गिर जाएगा। हम दोनों दरवाजे के दोनों तरफ छड़ियाँ लेकर खड़े हो गए। ठक ठक की आवाज़ कुछ पलों के लिए रुकी। उसी मौका पर हमें एक व्यग्र स्वर सुनाई दिया, ओ व्योमकेश बाबू, एक बार दरवाज़ा खोलो।
हम हैरान होकर एक दूसरे को देखने लगे। पुरुष की आवाज़ कुछ चिर परिचित सी लगी। व्योमकेश ने पूछा, तुम कौन हो? नाम बताओ। जवाब आया, मैं केशदास। जल्दी दरवाज़ा खोलो, केशदास। अचानक याद आया, यही तो अनादि हल्दर के घर का केष्टे बाबू था। व्योमकेश ने पूछा, इतनी रात को क्या चाहते हो? तुम्हारे साथ कौन है? कृष्णदास यानी केष्ट बाबू बोला, कोई नहीं, मैं अकेला आया हूँ। सिर्फ एक आदमी इतनी ज़ोर से दरवाज़ा पीट रहा था। शक दूर नहीं हुआ। व्योमकेश ने फिर पूछा, इतनी रात को क्या ज़रूरत पड़ गई? वह हाफते हुए बोला, अनादि हल्दर को किसी ने गोली मार दी है। कृपा करके दरवाज़ा खोलिए, मैं बहुत मुसीबत में हूँ। हम दोनों हैरान होकर एक दूसरे को देखने लगे। अनादि हल्दर मारा गया? व्योमकेश ने अब देर न करके तुरंत दरवाज़ा खोल दिया। केष्ट बाबू लड़खड़ाते हुए कमरे में दाखिल हुए। उनका हुलिया अस्त व्यस्त था और उनके चेहरे पर घबराहट साफ दिख रही थी। ऊपर से उनके मुंह से शराब की तेज़ गंध आ रही थी। वो धप से कुर्सी पर गिर पड़े और हाफते हुए बोले, अनादि को किसी ने गोली मार दी। सच कहता हूँ, मैं कुछ नहीं जानता, मैं घर पर था ही नहीं। व्योमकेश ने हाथ उठाकर कहा, वो सब बाद में होगा, पहले मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए। आपने मुझे पहचाना कैसे और मेरा पता कहाँ से पाया? केष्ट बाबू कुछ देर तक सकपका गए, बैठे रहे। उनके हाव भाव में एक भीगी बिल्ली जैसा डर झलक रहा था। आखिरकार वह हकलाते हुए बोले, उस दिन जब आप लोग हमारे घर आए थे तब आपको देखकर मुझे शक हुआ था, इसलिए जब आप लौट रहे थे तो मैंने पीछे पीछे आया। यहाँ आकर नीचे के होटल में आपके बारे में पता चल गया। व्योमकेश ने कुछ देर तक उन्हें गहरी नज़रों से देखा, फिर बोले, आप तो बड़े होशियार आदमी निकले। अनादि हल्दर के पीछे इतने क्यों पड़े रहते थे? केष्ट बाबू बोले, मैं अनादि का बचपन का दोस्त हूँ, मुश्किल में फंस गया था, इसलिए। व्योमकेश ने बात काटते हुए कहा, इसलिए अनादि हल्दर तुम्हें खाने पीने तक का खर्च दे रहा था, यहाँ तक कि शराब के पैसे भी वही देता था। बहुत गहरी दोस्ती कहनी पड़ेगी। खैर, अब आज की घटना बताओ, शुरू से बताओ। केष्ट बाबू कुछ देर तक बिना पलक झपकाए व्योमकेश की ओर देखते रहे, फिर हल्की करुण आवाज़ में बोले, आप तो लगता है सब कुछ जानते ही है, लेकिन सच कह रहा हूँ, मैंने अनादि को नहीं मारा। आज शाम को, मतलब कल शाम को, अनादि के साथ मेरा झगड़ा हुआ था। मैंने कहा, आज काली पूजा है, आज मुझे 50 रुपये देने होंगे। इस बात पर ज़बरदस्त झगड़ा हुआ। अनादि ने मुझे सिर्फ 10 रुपये देकर कहा, ये लो, और अब मेरे घर के आसपास भी मत दिखना। व्योमकेश ने पूछा, आप लोगों का झगड़ा किसने सुना? केष्ट बाबू बोले, घर में ननीबाला और न्यापा थे, नीचे वाले तल्ले में षष्ठी बाबू भी सुन रहे थे। वो बरामदे में बैठकर तंबाकू पी रहे थे। जब मैं नीचे उतरा तो मुझे सुनाते हुए बोले, सिर के ऊपर दिन रात शुभ निशुभ का युद्ध चल रहा है, कब ये पाप खत्म होगा पता नहीं। व्योमकेश बोले, फिर बताइए, उसके बाद क्या हुआ? केश बाबू ने कहा, फिर रात करीब 1 बजे मैं वापस आया, आकर देखा। व्योमकेश ने बीच में टोका, रात के 1 बजे तक आप कहाँ थे? केश बाबू बोले, आपसे छिपाऊंगा नहीं, मैं शराब की दुकान में बैठकर शराब पी रहा था, फिर जुए के अड्डे पर जाकर जुआ खेला, 30 रुपये जीता। उसके बाद थोड़ी देर इधर उधर घूमता रहा। व्योमकेश बोले, फिर जब घर पहुँचे तब क्या देखा? घर लौटकर सबसे पहले देखा, नीचे वाले फ्लोर पर षष्ठी बाबू हुक्का हाथ में लिए सीढ़ियों के पास टहल रहे हैं। मुझे देखकर बोले, धर्म का कल हवा में डोल रहा है। मैं कुछ समझ नहीं पाया। सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर गया, देखा कि सीढ़ी का दरवाज़ा टूटा हुआ है। कमरे में गया तो देखा बेंच पर प्रभात और नापा बैठे हैं। ननीबाला दीवार के सहारे फर्श पर बैठी है। मुझे देखकर तीनों ऐसे घूरने लगे जैसे पहले कभी देखा ही नहीं। मैं हैरान होकर बोला, क्या हुआ, तुम लोग ऐसे क्यों बैठे हो? किसी ने जवाब नहीं दिया। फिर अचानक नापा उछलकर खड़ा हो गया और मेरी ओर उंगली दिखाकर चिल्लाया, केष्ट बाबू, यह आपका काम है, आपने मालिक को मार डाला। कत्ल? ये सुनते ही मेरा सिर घूम गया। मैं हक्का बक्का कर पूछ बैठा, कौन, कहाँ, क्यों? किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। आखिर प्रभात बोला, वो बालकनी में जाकर देखिए। मैं सड़क की तरफ वाली बालकनी में झांका। अनादि वहाँ पड़ा था, पूरा खून में लथपथ, सीने में गोली लगी थी। उसे देखकर तो मेरे होश उड़ गए। फर्श पर बैठ गया, सिर के अंदर सब कुछ घूमने लगा।
इसके बाद कितना समय बीता मुझे पता नहीं। वे तीनों धीरे धीरे दबे हुए स्वर में बात कर रहे थे। क्या करना चाहिए, इसी पर बहस कर रहे थे। उनकी बातों से पता लगा कि शाम के बाद से कोई भी घर में नहीं था। अनादि अकेले ही घर पर थे। रात के करीब 12 बजे वे लौटे और दरवाज़ा पीटा, कोई जवाब नहीं मिला। काफ़ी देर तक पीटने के बाद डर गए और कि शायद कुछ हो गया है। तब उन्होंने दरवाज़ा तोड़कर अंदर देखा। बालकनी में अनादि लुहलुहान पड़े थे। जब मेरा सिर कुछ हद तक ठंडा हुआ तो मैंने कहा, तुम लोग मुझे दोष क्यों दे रहे हो? मैं अनादि को क्यों मारूं? अनादि मेरा भक्षक और मित्र है। तभी नापा कूद कर उठा और बोला, बकवास बंद करो, मैं पुलिस को सूचित करने जा रहा हूँ। कहकर वह सीढ़ियाँ उतर गया। मुझे डर लगा, पुलिस आकर मुझे ही पकड़ लेगी। वे गवाही देंगे कि मेरे और अनादि के बीच झगड़ा हुआ था। मैं वहाँ और नहीं टिक सका, उठकर भाग आया। कहाँ जाऊँ कुछ पता नहीं। सड़क पर उतरकर आपकी बात याद आई। कुछ देर चुप्पी हुई। केश बाबू जैसे सुस्त हो गए, पर मैंने देखा कि उनकी आधी खुली आंखें बार बार व्योमकेश के चेहरे पर टिकती रह रही थी। व्योमकेश ने अचानक कहा, तो आपने अनादि हलदर को नहीं मारा? केश बाबू चौंक कर आंखें फाड़ कर बोले, नहीं व्योमकेश बाबू, मैंने हत्या नहीं की। आप खुद सोचिए, अनादि को मार कर मेरा क्या फ़ायदा? व्योमकेश बोले, अनादि हलदर ने आपको घर से निकाल दिया था। केश बाबू बोले, वो तो उसके गुस्से में कही हुई बात थी। असल में अनादि में मुझे सचमुच निकाल फेंकने की हिम्मत नहीं थी। हिम्मत नहीं थी? मतलब आप अनादि हलदर के जीवन का कोई गंभीर राज जानते हैं? केश बाबू थोड़ी देर चुप रहे, फिर धीरे से बोले, अनादि के सारे राज मैं जानता हूँ। मैं उसे फांसी तक पहुँचा सकता था, पर वो बात अब छोड़ो। अगर ज़रूरत पड़ी तो बाद में बताऊँगा। व्योमकेश बाबू, अभी मुझे पुलिस के हाथों बचाने का कोई इंतज़ाम कीजिए। व्योमकेश थोड़ा सोचकर बोला, अगर आपको बचाना है तो पहले ये जानना ज़रूरी है कि सच में किसने हत्या की। घटनास्थल पर जाना होगा। केश बाबू घबरा गए और हकलाते हुए बोले, क्या मुझे भी जाना होगा? हाँ, जाना ही होगा। आप नहीं गए तो मैं किस भूपू से जाऊं? पर वहाँ शायद पुलिस पहले ही पहुँच चुकी होगी। व्योमकेश सख्त स्वर में बोला, अगर आपने हत्या नहीं की है तो आपका डर किस बात का है? अजीत, तैयार हो जाओ, हम तीनों ही चलेंगे। केश बाबू बेहोश से बैठे रहे। हम सिविल कपड़े पहनकर तैयार हो गए। बैठने के कमरे में लौटने पर केश बाबू मुश्किल से कुर्सी से उठकर खड़े हुए और बोले, व्योमकेश बाबू, आपके यहाँ थोड़ी शराब मिलेगी क्या? थोड़ा विस्की या ब्रांडी? हाथ पाँव काँप रहे हैं। व्योमकेश चिढ़कर बोले, मेरे यहाँ शराब नहीं रहती। चलिए। जब हम अनादि हलदर के घर पहुँचे तो रात के 4:30 बज रहे थे। कोलकाता शहर दिन और रात के बीच की शांति में डूबा हुआ था। नीचे के तल पर मुख्य दरवाज़ा खुला था। सीढ़ियों में कोई नहीं था। षष्ठी बाबू शायद थक कर सो चुके थे। सीढ़ियों से ऊपर जाकर देखा तो दरवाजे का ताला टूटा हुआ था। कुंडी नहीं टूटी थी। हुकड़ा यानी छोटा ताला टूटकर एक तरफ गिरा पड़ा था। हमने व्योमकेश के पीछे कमरे में प्रवेश किया। जैसे ही हम कमरे में पहुंचे वहाँ अचानक हलचल मच गई। कमरे में वास्तव में केवल 3 लोग थे, ननीबाला, प्रभात और न्यापा। वे सब एक साथ उठकर खड़े हो गए। न्यापा चिल्लाया, कौन कौन, क्या चाहिए? और तभी उसने पीछे देखते हुए केश बाबू को देखा और रुक गया। ननीबाला अपनी भारे चेहरे पर बड़ी मुस्कान लाकर अनायास ही ऊंची आवाज़ में बोली, हाँ व्योमकेश बाबू। ऐसा नहीं लगा कि उन्हें हमें देखकर कोई ख़ास खुशी हुई हो। प्रभात जैसे बुद्धिहीन की तरह देख रहा था। व्योमकेश ने कमरे में चारों ओर नज़र दौड़ाते हुए ननीबाला से कहा, केश बाबू मुझे बुलाने आए हैं, क्या पुलिस अभी तक नहीं आई? ननीबाला ने सिर हिलाया। व्योमकेश ने न्यापा की ओर देखते हुए पूछा तो वह हकलाते हुए बोला, आप व्योमकेश बाबू? मतलब? व्योमकेश ने कहा, हाँ, ये मेरे मित्र अजीत बंदोपाध्याय है। याद है शायद उस दिन हम यहाँ आए थे, अब पुलिस को बुलाने गए थे ना, क्या हुआ? न्यापा थोड़े हक्का बक्का सा हो गया और चौंकते हुए बोला, पुलिस? हाँ, थाने गया था, वहाँ कोई नहीं था। एक आदमी टेबल पर पैर रखकर सो रहा था। मेरी बात सुनकर वह गुस्से में आया और बोला, जाओ जाओ, एक हिंदू मर गया। फिर इतना हल्ला किस लिए? शव को सड़क पर फेंक दो। मैं वापस आ रहा था तब उसने कहा, ठिकाना छोड़ आओ।
सुबह दरोगा साहब आए तो बताएंगे। मैंने अनादि हलदर का नाम और पता देकर वापस आ गया। कुछ मामलों में पुलिस की ये उपेक्षापूर्ण उदासीनता और कभी कभी अत्यधिक जिम्मेदारी का भाव कोई नई बात नहीं थी। सच तो यह है कि हम उम्मीद कर रहे थे कि पुलिस सूचना मिलते ही दौड़ेगी। व्योमकेश ने माथा सिकोड़कर थोड़ी देर खड़ा रहा, फिर मुंह उठाकर बोला, केश बाबू को तो आप लोग अनादि हलदर का हत्यारा मानते हैं। मैं उनकी तरफ से इस मामले की जांच करना चाहता हूँ। किसी को आपत्ति है? किसी ने कुछ नहीं कहा। सभी व्योमकेश की आंखों से बचते हुए इधर उधर देखने लगे। तब व्योमकेश ने पूछा, लाश बालकनी में है, क्या किसी ने उसे छुआ? सभी ने सिर हिलाकर इनकार किया। हमने उसके बाद बालकनी में प्रवेश किया। दीवार पर इलेक्ट्रिक लाइट जल रही थी। उसकी स्थिर रोशनी में हमने अनादि हलदर की मृतदेह को फर्श पर पड़ा देखा, चेहरा सड़क की ओर। वह सफ़ेद गर्म कुर्ते और उसके ऊपर बागपोश पहने हुए था। छाती के ऊपर से बागपोश सरक गया था। कुर्ते में एक छेद था। उस छेद से गाढ़ा खून बहकर जमीन पर गिरा था। मृतक के चेहरे पर किसी प्रकार की भयंकर भूतिया मुस्कान जम गई थी। व्योमकेश झुककर पीठ की ओर से बागपोश को हटा दिया। देखा कि कुर्ते पर एक गोलाकार छेद और था। यह खून ज्यादा नहीं फैला था, केवल छेद के चारों ओर गीला पड़ गया था। गोली शरीर को भेद कर बाहर निकल गई थी। मृत के शरीर को छोड़कर व्योमकेश खड़ा हो गया और ध्यान लगाकर सड़क की ओर देखने लगा। मैंने धीरे से पूछा, क्या लग रहा है?